हेलो एवरीवन, कैसे हैं सब लोग। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका पीडब्ल्यू फार्मा चैनल के अंदर। और आज मैं मुकुल सर आप सबके लिए लेके आया हूं एक बहुत ही बड़ा अपडेट। जी हाँ, गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करने वाले दोस्तों के लिए एक बहुत अच्छा अपडेट आ रहा है महाराष्ट्र की तरफ से। महाराष्ट्र में एमपीएससी ने घोषित किए हैं ड्रग्स इंस्पेक्टर की वैकेंसीज। जी हाँ, क्या है ये वैकेंसीज, क्या क्या रहेगी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कितने पोस्ट है और सारी की सारी डिटेल जानकारी चलो अभी देखना हम शुरू करते हैं। तो जैसे कि ये सेशन स्पेसिफिकली डेडिकेटेड है जो कल यानी कि 29 जुलाई के दिन नोटिफिकेशन आया है एमपीएससी की तरफ से। ग्रुप बी के अंदर ड्रग्स इंस्पेक्टर की रिक्रूटमेंट के लिए एक बढ़िया सा अपॉर्चुनिटी सबके लिए ओपन है। तो चलो इसका की हाइलाइट्स और सारे डिटेल्स अच्छे से जान लेते हैं। जैसे कि बताया, ग्रुप बी के अंदर ये पोस्ट है ड्रग्स इंस्पेक्टर की, जिसमें डिपार्टमेंट की अगर बात करेंगे तो ऑब्वियसली ये जो स्टेट ड्रग कंट्रोल डिपार्टमेंट है इसके अंदर होगी ये पोस्टिंग। और गवर्नमेंट के लिए स्टेट गवर्नमेंट जॉब का एक बहुत ही अनोखा मौका। अगर बात करते हैं नंबर ऑफ पोस्ट की तो भर भर के पोस्ट है भाई। टोटल पोस्ट की बात करेंगे तो 109 पोस्ट है, 109 पोस्ट। अब क्योंकि ये महाराष्ट्र की स्पेसिफिकली रिक्वायरमेंट है इसीलिए इसका नोटिफिकेशन बेटा है कंप्लीट मराठी लैंग्वेज में। अभी तक तो कोई इंग्लिश लैंग्वेज में इसका नोटिफिकेशन नहीं आया है, बट टेंशन मतलब मैं हूं यहाँ पे आपको सब कुछ आसानी से एक्सप्लेन करने के लिए। तो अगर टोटल सीट्स की हम लोग बात करते हैं तो कैटेगरी वाइज एक बहुत अच्छा खासा डिवीजन इन्होंने दिया हुआ है, जिसमें हम देख सकते हैं कि रिजर्व्ड कैटेगरी के लिए टोटल है 76 पोस्ट और ओपन कैटेगरी के लिए है 33 पोस्ट। ऐसे टोटल मिला के इनके पास है 109 पोस्ट। तो जी हाँ, सबके लिए एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी। आप रिजर्व कैटेगरी से हो या फिर आप जनरल या फिर ओपन कैटेगरी से बिलोंग भी करते हो तो भी हर कोई इसके लिए आसानी से अप्लाई कर सकता है। तो भर भर के पोस्ट तो है। इसी के साथ साथ में अगर हम देख सकते हैं तो बहुत अलग अलग टाइप के पोस्ट अवेलेबल है। जैसे कि अगर स्पोर्ट्स कोटा में कोई है तो उनके लिए भी प्रोविजन है। अगर कोई फिजिकली वीक है या फिर फिजिकली हैंडीकैप्ड है तो उनके लिए भी एक पोस्ट स्पेसिफिक कैटेगरी दी गई है। इसके अलावा और भी बहुत सारे क्राइटेरियाज जो है ये इसके अंदर इन्होंने डिटेल में दिए हैं और हर क्राइटेरिया के अंदर कितने नंबर ऑफ पोस्ट है वो भी हमें देखने के लिए मिलते हैं। बात करते हैं अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की तो यहाँ पे क्योंकि ये ड्रग्स इंस्पेक्टर का एग्जाम है तो इसीलिए भैया बी फार्मेसी आपका होना जरूरी है। यानी कि डिग्री जो होगी ये मैंडेटरी होगी। फिर वो हो सकता है कि फार्मेसी में हो, फार्मास्यूटिकल साइंसेस में हो या फिर मेडिसिन की कोई डिग्री जिसके अंदर क्लिनिकल फार्माकोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी स्पेशलाइजेशन हो सकते हैं। और जो भी आपकी डिग्री होगी दैट शुड बी फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। अब तो ये तो बहुत ही बेसिक क्राइटेरिया हो चुका है। और इसी के साथ साथ आपका फार्मासिस्ट रजिस्ट्रेशन होगा तो ये डेफिनेटली इसके लिए सपोर्टिव रहेगा। इस बार एक बहुत अच्छा अपडेट फिर से कि भैया इस बार भी यहाँ पे कोई भी एक्सपीरियंस नहीं पूछा गया है। तो 1 नवंबर 2025 के अंदर अगर आपकी डिग्री कंप्लीट हो चुकी है देन कंग्रेचुलेशंस बेटा, यू आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर दीज पोस्ट। तो बहुत ही सिंपल, बस डिग्री होनी ऑथोराइज्ड यूनिवर्सिटी से जरूरी है। दैट इज द ओनली क्राइटेरिया। एलिजिबिलिटी में जो हमारे कास्ट और कैटेगरी के हिसाब से पोस्ट दिए गए हैं उनमें स्पेशल प्रोविजन हमें बहुत सारे डिसेबल्ड कैटेगरीज के लिए भी देखने के लिए मिलते हैं, जिसके अंदर अगर विजनरी, डीफ या फिर लॉस ऑफ हियरिंग का अगर इशू है, अगर ऑर्थोपेडिक किसी भी टाइप की डिसेबिलिटी है, जैसे किसी को फिजिकली हैंडीकैप मतलब एक ही हाथ है या फिर ये दोनों हाथ नहीं है, एक ही पैर है दोनों पैर नहीं है, ऐसी कंडीशंस अगर है तो उनके अंदर भी स्पेसिफिक रिजर्वेशंस है। इसी के साथ साथ सेरेब्रल पाल्सी हो गया, लेप्रेसी, ड्वार्फिज्म, स्पेशल लर्निंग डिसेबिलिटी और मल्टीपल डिसेबिलिटी। मतलब आप सोच सकते हो कि बेटा महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने जो पोस्ट निकाली है बेटा, इस प्रकार से ये पोस्ट डिजाइन की गई है कि पूरे के पूरे समाज में कोई भी ऐसा नहीं होगा जिसको ये अपॉर्चुनिटी एप्लीकेबल नहीं होगी। तो बेटा बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी है। अगर आपको कोई भी प्रकार की डिसेबिलिटी है, कोई भी विकलांगता है, उसके बावजूद भी आपके लिए स्पेसिफिक क्राइटेरिया दिया गया है, उसके अंदर स्पेसिफिक पोस्ट है। यहाँ तक कि अगर आप ऑर्फन हो
यानी कि अगर माता पिता दोनों ही एग्जिस्ट नहीं करते तो बेटा उसके लिए तक एक स्पेशल पोस्ट रिजर्व्ड है। तो देख सकते हो कि क्या मस्त अपॉर्चुनिटी है कि इतने सारे पोस्ट और उनका एक इक्वल डिवीजन भी हम लोग देख सकते हैं, जिसकी वजह से ये होता है और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग। तो आते हैं सीधी मेन बात पे कि भैया पता तो चल गया कि बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है और इसके अंदर हम अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन करें तो क्या करें। सबसे सिंपल चीज़ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है, तो सबसे पहले आपको mpsc.gov.in इस वेबसाइट के ऊपर जाना है, जो महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग का ऑफिशियल वेबसाइट है, जिसके अंदर जाके आपको अपना अकाउंट क्रिएट करना है। और वो अकाउंट क्रिएट करने के बाद में वहां पे जो ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस है, उस प्रोसेस के जरिए आपको आपका एप्लीकेशन कंप्लीटली भरना है। तो वहां पे जो जो चीजें रिक्वायर होगी उस हिसाब से आपको सारे डिटेल्स भरने पड़ेंगे। एंड ऑफ द फॉर्म पे आपको एप्लीकेशन फीस भी भरनी पड़ेगी। एप्लीकेशन फीस भी बहुत ही नॉमिनल है। ओपन कैटेगरी के लिए 394 रुपये यानी कि 394 रुपीज़, और वही कैटेगरी जो होंगी उनके लिए होगा 294 रुपीज़। तो फीस भी बहुत ज़्यादा नॉमिनल है। एंड पूरा का पूरा फॉर्म भरने के बाद लास्ट में ये फीस का ऑप्शन आएगा। तो बेटा इंपॉर्टेंट चीज ध्यान में ये रखनी है कि अगर आपने कंप्लीट फॉर्म भर दिया और उसके बाद में अगर आपने फीस नहीं भरी तो आपका एप्लीकेशन कंप्लीट नहीं होने वाला। कई बार ऐसे होता है कि ऑनलाइन एप्लीकेशन में ऑनलाइन फीस भरने में कुछ दिक्कत आ गई, ग्लिच आ गया, तो चलो हम लोग बाद में भरते हैं करके हम छोड़ देंगे। लेकिन बेटा अगर पेमेंट नहीं करोगे तो आपका एप्लीकेशन कंप्लीट नहीं होगा। सो यू हैव टू मेक श्योर आइदर ऑनलाइन मोड या फिर ऑफलाइन मोड में आपको पेमेंट डेफिनेटली कंप्लीट करना है। तो पेमेंट कंफर्मेशन का जिस टाइम पे आपके पास मैसेज आ जाएगा वही आपके लिए रसीद होगी कि आपका एप्लीकेशन सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। तो आपको इस बात की भी बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। और पेमेंट के लिए फॉर्म एप्लीकेशन भरने के लिए जो इंपॉर्टेंट डेट्स है वो शुरू होगी 1 अगस्त को दोपहर को 2 बजे और वो वैलिड होगा टिल 21 अगस्त रात को 12 बजे तक, यानी कि 11:59 तक। तो 21 दिन का एक लंबा चौड़ा समय हमारे पास है जिसमें आप अच्छे से एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हो। तो यहाँ पे क्या है, अगर आपको ऑनलाइन पेमेंट करना है तो ऑनलाइन पेमेंट 21 अगस्त तक आप कभी भी कर सकते हो। यानी कि जैसे ही आपने 1 अगस्त को फॉर्म भरना वाली वेबसाइट ओपन हो जाएगी तो उसके बाद में जिस भी दिन आप फॉर्म भरते हो तो फॉर्म कंप्लीशन के इमीडिएटली बाद में ऑनलाइन प्रोसेस जो आजकल बहुत ही इजी हो चुका है डिजिटल इंडिया के तहत, तो वही प्रोसेस 21 को जब तक फॉर्म भरने की एलिजिबिलिटी है उसी दिन तक ये अलर्ट भी आपके लिए ओपन रहेगा। लेकिन अगर किसी वजह से आपको लगता है कि नहीं यार मुझे ऑफलाइन जाके पेमेंट भरना है, ऑनलाइन में कुछ इश्यूज आते हैं या फिर कोई ग्लिच की वजह से नहीं हो पाता है, तो ऑफलाइन भी भर सकते हैं। लेकिन उसके लिए स्पेसिफिकली आपको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अंदर जाके ही ये भरना पड़ेगा, जिसमें चालान डेवलप होगा 23 अगस्त को रात तक। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में आपको जाना है और वहां पे स्पेसिफिकली उनको जो आपने ऑनलाइन चालान बनाया है वो कॉपी दिखा के उसका रसीद बनाना है और 25 तारीख को 25 अगस्त को आपको चालान के द्वारा पेमेंट करने का लास्ट अपॉर्चुनिटी रहेगा। क्योंकि सबको पता है कि ऑफलाइन में एक आध दूसरा दिन आगे पीछे हो सकता है, तो उसके लिए आपको 2 दिन का एडिशनल पीरियड भी मिला है। तो हो सकता है कि ज़रूरत किसी को ना पड़े, लेकिन अगर किसी को ज़रूरत है तो बेटा उनका भी ख्याल एमपीएससी ने रखा है, जो कि बहुत ही बड़ी बात है। आपको डेट्स याद रखने हैं। 1 अगस्त को एप्लीकेशन प्रोसेस होगी शुरू और 21 अगस्त तक ही ये रहेगी वैलिड। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट नोट्स की अगर बात करते हैं तो जैसे अभी बताया वैसे अगर इनकम्प्लीट रहा आपका पेमेंट, आपकी तरफ से डिडक्ट हुआ है लेकिन वहां पे रिफ्लेक्ट नहीं हुआ या फिर पेमेंट रिफंड आ गया, तो बेटा आपको ध्यान ये रखना है कि ऐसी कोई भी एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं की जाएगी। सो यू हैव टू मेक श्योर। सेकेंडली, जो स्टूडेंट्स कैटेगरी के थ्रू अप्लाई करना चाहते हैं उनको ये एडवाइस दिया गया है कि इनकी एलिजिबिलिटी प्रॉपरली जो नोटिफिकेशन में दी गई है एकदम डिटेल्ड फॉर्मेट में एलिजिबिलिटी एक्सप्लेन की गई है, वो आपको अच्छे से चेक करना है। और अगर जो जो डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है वो आपके पास अगर वैलिड डॉक्यूमेंट्स है
तभी जाके आप कैटेगरी में अप्लाई कर लो, वरना आपका एप्लीकेशन इनकम्प्लीट डॉक्यूमेंटेशन की वजह से भी रिजेक्ट हो सकता है। तो आपको इस बात का भी बहुत अच्छे से ख्याल रखना है। एंड जो भी पेमेंट हम करेंगे उसकी कॉपी सेफर साइड हमारे पास रेफरेंस के लिए रहनी चाहिए। अगर लास्ट मोमेंट पे कोई इशू आता है, एग्जाम सेंटर पे जाते टाइम पे अगर कुछ प्रॉब्लम हो जाता है, तो उस टाइम पे प्रूफ ऑफ पेमेंट आपके पास रहना जरूरी है। तो ये कुछ टिप्स है ताकि आपको फाइनल अटेम्प्ट के टाइम पे या फिर एग्जाम के टाइम पे कोई भी प्रॉब्लम ना हो। अब आता है सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट पे कि भैया एलिजिबिलिटी क्या रहेगी और पेमेंट क्या होगा। क्योंकि ये स्टेट गवर्नमेंट का जॉब है बेटा, ग्रुप बी की पोस्ट है, तो बहुत हम कह सकते हैं अट्रैक्टिव पे स्केल रहेगी। 41,800 से लेके 1,32,300 रुपीज के आसपास में, यानी कि रेंज जो है ये 41,800 रुपीज से लेके 1,32,300 रुपीज के बीच में है, जो कि बहुत ही बढ़िया पे स्केल है। और सिर्फ इतना ही नहीं, इसके बाद में भी एडिशनल जितनी भी भत्तेज होते हैं या फिर जिनको हम अलाउंसेस कहते हैं, वो भी अलाउंसेस आपको मिलने वाले हैं। तो ये एक बहुत ही अट्रैक्टिव पे स्केल है जो कि आपकी करियर के लिए एक बहुत जबरदस्त बूम साबित हो सकती है। और एडिशनली ये गवर्नमेंट जॉब भी है, तो ये एक बहुत बढ़िया मोटिवेशन है। हम कह सकते हैं कि भैया इतनी अच्छी और इतनी अट्रैक्टिव पैकेज मिलनी है, तो भैया डेफिनेटली हमें एक बार तो अटेम्प्ट करना ही चाहिए, राइट। बाकी एलिजिबिलिटीज क्या रहेगी, सबसे इंपॉर्टेंट आपका इंडियन नेशनलिटी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और एज लिमिट अच्छे से बेटा ध्यान रखे रखना, जो भी बेयर मिनिमम एज लिमिट होगी वो काउंट होगी ऑन द डे ऑफ 1 नवंबर 2025। तो सबसे मिनिमम एज लिमिट है 18, यानी कि 18 साल के नीचे का तो कोई इंसान अप्लाई कर नहीं सकता। बट हम सबको पता है कि यार हम लोग डिग्री कंप्लीट करते करते 18 के आसपास तो पहुंच ही जाते हैं, ज़्यादातर लोगों को 18 से ऊपर ही हो जाता है। बट यस, मिनिमम 18 ईयर्स का क्राइटेरिया है। अगर ओपन कैटेगरी की बात करते तो अपर एज लिमिट है 38। अगर बैकवर्ड कैटेगरी या फिर ऑर्फनेज स्टूडेंट्स की बात करते हैं तो उनके लिए, और जितने भी स्पोर्ट्स प्लेयर रहेंगे या फिर जो भी बैकवर्ड कैटेगरी के स्टूडेंट्स रहेंगे उनके लिए एज लिमिट है 43 इयर्स ऑफ एज। तो एज भी बहुत बड़ी है, जिसमें बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए अप्लाई कर देना, राइट। एंड जो भी एक्स सर्विसमैन होंगे या फिर जो भी स्पेशली डिसेबल्ड कैंडिडेट्स होंगे उनके लिए भी 45 तक की एज है। और अगर एक्स सर्विसमैन है तो उनके रिटायरमेंट के बाद 3 साल तक के अंदर ये लोग यहाँ पे आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। तो बेटा एज रेंज भी बहुत बड़ी है, इसका मतलब बहुत सारे यूथ है जो कि 18 से लेके 38 या फिर अगर कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो 43 इयर्स एज तक के, जिनके लिए अपना करियर बनाने का ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है बेटा, इसको बिल्कुल भी गंवाना नहीं। इतना लकी हो आप लोग कि कल ही नोटिफिकेशन आया है और आज आपके लिए यह वीडियो भी आ चुका है। कल का एक दिन और है, तुरंत से पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जितने डॉक्यूमेंट्स हैं मैं अभी डिस्कस करूंगा, उनको अरेंज करना शुरू कर दो ताकि एप्लीकेशन भरते वक्त आपको कोई भी दुविधा नहीं होगी। तो एप्लीकेशन के लिए कौन से डॉक्यूमेंट्स जरूरी है, अगेन जैसे मैंने बताया कि भैया ये सारे की सारी लिस्ट जो है ये मराठी लैंग्वेज में है, बिकॉज इट इज फॉर द महाराष्ट्र फार्मासिस्ट। तो इसके लिए सबसे पहले तो आपका एसएससी का सर्टिफिकेट लगेगा, जिसके अंदर आप में आपका नेम जो होगा उसका वैलिडेशन होगा। उसके बाद में आपको एज वेरिफिकेशन का डॉक्यूमेंट लगेगा। फिर जो भी आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है उसके जितने भी डॉक्यूमेंट्स रहेंगे वो भी रहेंगे। अगर आप कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो उसके जो भी आपके कैटेगरी सर्टिफिकेट्स रहेंगे उसकी वैलिड कॉपी होनी चाहिए, और उसी के साथ साथ में उसका कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट जो आपका होता है वो भी अपडेटेड होना जरूरी है। अगर कास्ट से बिलोंग करता है तो डेफिनेटली नॉन क्रिमिनल, जैसे आपको पता है कि जो यूजुअली किसी एडमिशन के टाइम पे भी आपको नेसेसरी होता है वही डॉक्यूमेंट यहाँ पे भी रहेगा। अगर फिजिकली डिसेबल्ड पर्सन है तो कितने परसेंट की डिसेबिलिटी है इसका
वैलिड सर्टिफिकेट जो है वो होना ज़रूरी है। अगर एक्स सर्विसमैन है तो उसका भी वैलिडेशन होना ज़रूरी है, जो भी नेसेसरी डॉक्यूमेंटेशन है वो रिक्वायर्ड होगा। अगर ऑर्फन स्टूडेंट्स है तो ऑर्फन होने का भी जो सर्टिफिकेट गवर्नमेंट की तरफ से मिलता है वो आपके पास होना ज़रूरी है। स्पोर्ट्स पर्सन, जैसे कि मैंने बताया कि स्पोर्ट्स पर्सन के लिए यहाँ पे स्पेशल सीट्स अलॉटेड है। तो अगर आप स्टेट लेवल पे खेले हो, आप नेशनल लेवल पे खेलते हो या फिर इंटरनेशनल लेवल पे जहाँ पे भी आप गए हो, वहाँ के वैलिड सर्टिफिकेट जो आपके होंगे वो भी यहाँ पे आपको सबमिट करना ज़रूरी होगा, ताकि ये अप्रूव हो सके कि यस यू डेफिनेटली बिलोंग टू दैट पर्टिकुलर कैटेगरी। इसके अलावा जो भी बाकी के रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स रहेंगे, जैसे कि अगर आपने नेम चेंज किया है तो उसके लिए जो भी डॉक्यूमेंट होगा वो, अगर आपको स्पेसिफिकली मराठी लैंग्वेज में आपने अगर कोई डिग्री हासिल की है या फिर कोई स्पेशल एडिशनल वैल्यू एडिशनल कोर्स किया है तो उसका सर्टिफिकेट, और अगर आप इकोनॉमिकली वीक सेक्शन से बिलोंग करते हो तो उसका ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट है। ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स आपको सॉफ्ट कॉपी फॉर्मेट में होना ज़रूरी है, क्योंकि ये सारी प्रोसेस होगी ऑनलाइन। तो पीडीएफ फॉर्मेट में ये सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं और 50 से लेके 500 केबी के बीच में इनका साइज होना मैंडेटरी है। लास्ट मोमेंट पे भगदौड़ नहीं होनी चाहिए, इसलिए साइज भी देके रखा है, ताकि जिस टाइम पे आप डॉक्यूमेंट्स को पीडीएफ में कन्वर्ट कर रहे हो उसी टाइम पे उसको रीसाइज भी करके रेडी रखना। लास्ट मोमेंट पे देयर शुड बी नो मेसअप, देयर शुड बी नो एनी प्रॉब्लम कि यार फाइल साइज मैच नहीं हो रहा है या फिर कुछ इश्यू आ रहा है। बेटा एक एक छोटी सी छोटी चीज़ है ना, यहाँ पे बहुत बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन किए। तो सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स आपके स्कैन करके पीडीएफ फॉर्मेट में 50 से 500 केबी के बीच में इनको रेडी रख लेना। एंड फाइनली कमिंग टू द एग्जाम। अब एग्जाम की डेट क्या होगी, एग्जाम के लिए सिलेबस क्या होगा, इसका डायरेक्ट जिक्र तो कोई एप्लीकेशन में किया नहीं है, लेकिन आज तक ग्रुप बी के लिए जब जब डीआई की पोस्ट निकली है तो उस बेसिस पे उनके जितने भी सिलेबसेस है उसके बेसिस में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लेके आया हूं। यहां पे आपके दो टाइप के एग्जाम्स होंगे, एक होगा फार्मा एग्जाम और दूसरा रहेगा नॉन फार्मा एग्जाम। तो मोस्ट ऑफ द टाइम जो रहता है 60% रहेगा आपका फार्मा पार्ट एंड 40% रहेगा आपका नॉन फार्मा पार्ट। तो फार्मा के अंदर भी आपको जो जो मेन सब्जेक्ट है, जैसे फार्मास्यूटिक्स हो गया, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, फार्माकोलॉजी, कोग्नोसी एंड फॉरेंसिक फार्मेसी, या फिर जिसको हम ज्यूरिस्प्रूडेंस कहते हैं, ये 5 होंगे आपके सबसे मेन और सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स। तो अगर पढ़ाई शुरू करनी है तो बेटा अभी से इन एग्जाम्स के लिए ये सारे के सारे जो हमारे सब्जेक्ट्स हैं उनकी पढ़ाई करना शुरू कर दो, क्योंकि फार्मा के मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जो आते हैं वो इसी के अंदर से आ जाएंगे। उसके बाद नॉन फार्मा की बात करते हैं तो इनमें 3 अलग अलग कैटेगरीज हो सकते हैं, जैसे जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स। कई बार इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है, जिसके अंदर अगर कोई स्पेसिफिक गवर्नमेंट स्कीम्स है, जैसे कि हेल्थ एंड फार्मा सेक्टर में, क्योंकि हम फार्मा से बिलोंग कर रहे ड्रग्स इंस्पेक्टर, तो इसके अंदर गवर्नमेंट की कोई स्पेसिफिक स्कीम्स है क्या, रीसेंट डेवलपमेंट फार्मेसी और हेल्थ केयर सेक्टर में क्या हो रहा है, एंड लास्टली पब्लिक हेल्थ पॉलिसीज जो भी एमपीएस महाराष्ट्र स्टेट की है उसके हिसाब से आपको अपडेटेड नॉलेज होना जरूरी है, जिसके ऊपर आपको जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस आ सकते हैं। फिर बात करते हैं जनरल इंग्लिश या फिर लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी की, तो स्पेसिफिकली इंग्लिश के ऊपर कई बार होता है, जिसमें कॉम्प्रिहेंशंस हो गए, ग्रामर हो गया, वोकैबुलरी एंड सेंटेंस करेक्शन, ये टाइप के जो क्वेश्चंस है ये आपको आ सकते हैं। एंड लास्टली एप्टीट्यूड या रीजनिंग, इसके बारे में भी कई बार क्वेश्चंस आ चुके हैं। तो उसके अंदर बेसिक न्यूमेरिकल एबिलिटी जो हो गई मैथमेटिक्स की, बेसिक या फिर लॉजिकल रीजनिंग जिसको कहते हैं, और डेटा इंटरप्रिटेशन, इसके ऊपर कई बार आज तक क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो ये सिलेबस होने की संभावना है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम जो है इसी बेसिस पे सिलेबस आ चुका है। अगर सिलेबस ऑफिशियली अपडेट होता है तो डेफिनेटली वो mpsc.gov.in जो स्टार्टिंग में आपको बताया उसी के ऊपर अपडेट होगा। जो भी अपडेट होगा डेफिनेटली हम तो आपके लिए लेके आएंगे ही, बट तब तक के लिए हाथों पे हाथ भरे रखने की कोई जरूरत नहीं है। आप इमीडिएटली जो हमने डिस्कस किया है उस बेसिस पे अपनी प्रिपरेशन जो है शुरू कर सकते हैं। एग्जाम पैटर्न की अगर बात करते हैं तो
ओवरऑल ऐसे बताया गया है कि अगर नंबर ऑफ एप्लीकेशंस कम होंगे तो हो सकता है कि एमपीएससी डिक्लेयर करे कि भैया देयर विल बी नो रिटर्न एग्जाम, आपको डायरेक्टली इंटरव्यू के लिए बुलाया जा सकता है। लेकिन अगर कॉम्पिटिटिव नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आ जाते हैं, नंबर ऑफ एप्लीकेशंस अच्छे खासे आते हैं, तो सारे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई किए जाएंगे और वेरीफाइड स्टूडेंट्स को ही ऑफिशियली एग्जाम के लिए इनविटेशन या फिर जो हम कहते हैं कि एडमिट कार्ड जो है ये इशू करवा दिया जाएगा। सबसे पहली होगी रिटर्न एग्जाम और परसेंटाइल बेसिस पे रिजल्ट लगेगा। जितने भी स्टूडेंट्स एलिजिबल होंगे उनकी लिस्ट ऑफिशियली mpsc.gov.in के वेबसाइट पे ही जो डेट डिसाइड की जाएगी उस डेट पे डिस्प्ले हो जाएगी और उसके बाद में सेकेंड राउंड आपको फेस करना है जो होगा इंटरव्यू का राउंड। इंटरव्यू के अंदर भी स्पेसिफिक क्राइटेरिया बेटा, अगर इंटरव्यू के अंदर आपको मिनिमम 41% मिलेंगे देन एंड देन ओनली यू विल बी कंसिडर्ड एलिजिबल टू बी सिलेक्टेड। तो ना आपका सिलेक्शन सिर्फ रिटर्न एग्जाम पे होगा ना सिर्फ इंटरव्यू पे। इंटरव्यू में पास होने के लिए मिनिमम 41% लाना जरूरी है। परसेंटाइल बेसिस पे आपकी जो भी रैंक आएगी वो आपको कन्वे कर दी जाएगी और इंटरव्यू प्लस रिटर्न एग्जाम, इस कंडीशन को सबसे टॉप में क्वालिफाई करने वाले जो स्टूडेंट्स होंगे उन्हीं को यह मौका मिलेगा कि वो सिलेक्ट हो जाएंगे। सो रिटर्न एग्जाम एज वेल एज योर इंटरव्यू बोथ आर रियली वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये थी कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन। अगर इसके अलावा आपको कोई भी क्वेरीज है, आपको कोई डॉक्यूमेंट रिलेटेड इश्यूज है या फिर एप्लीकेशन से रिलेटेड अगर आपको कुछ प्रॉब्लम्स आते हैं तो क्वेरीज के लिए जो भी हेल्पलाइन अवेलेबल है ऑफिशियल पोर्टल के ऊपर, वहां पे जाके आप कांटेक्ट कर सकते हो। और जितनी भी आगे की नोटिफिकेशंस है जैसे कि सिलेबस कब रहेगा, एग्जाम प्रॉबेबली कब रहेगी, ये जो भी अपडेट्स रहेंगे ये भी आपको ऑफिशियली इसी वेबसाइट के ऊपर मिल जाएंगे। तो बच्चों देर किस बात की, जल्दी से तैयार हो जाइए और शुरुआत कीजिए आपकी ड्रीम जॉब को ऑब्टेन करने की तैयारी के। क्लासेस ऑलरेडी आपके चालू ही होंगे, तो फटाफट सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी कर दो और अपने आप को एप्लीकेशन के लिए फुल फ्लेजेडली तैयार कर लो। 1 तारीख को एप्लीकेशन प्रोसेस शुरू हो रही है एंड 21 अगस्त इज द लास्ट डेट। एक लास्ट बार रिमाइंडर आपके पास, एक बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी, ओपन कैटेगरी एज वेल एज रिजर्व कैटेगरी सभी के लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। महाराष्ट्र स्टेट फार्मेसी के अंदर ड्रग्स इंस्पेक्टर की वैकेंसीज जो है ग्रुप बी पोस्ट। तो देर किस बात की, जल्दी से अपनी पढ़ाई शुरू कर दो और अपना करियर साकार कर दो। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।